नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का द हंस एकेडमी पर। आज ये हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑफ फ्लावरिंग प्लांट का तीसरा लेक्चर है। ठीक है, इससे पहले हमने 2 लेक्चर पढ़ा था। 2 लेक्चर में हमने समझा था फ्लावर का डेवलपमेंट और फ्लावर का स्ट्रक्चर के बारे में। ठीक है, उसमें जब पढ़े थे तो पढ़े थे कि फ्लावर के पास चार चार पार्ट होता है। जब फ्लावर का स्ट्रक्चर पढ़े थे तो उसमें पढ़े थे कि फ्लावर का 4 पार्ट होता है: सेपल, पेटल्स, अस्टामेन और पिस्टिल। और ये भी समझे थे कि सेपल के ग्रुप को क्या कहते हैं बाबू? कैलिक्स कहते हैं। पेटल्स के ग्रुप को कोरोला कहते हैं। अस्टामेन के ग्रुप को एंड्रोसियम कहते हैं और पिस्टिल के ग्रुप को गाइनोसियम कहते हैं। पिछली क्लास में हमने ये समझा था कैलिक्स और कोरोला मतलब सेपल और पेटल, ये दोनों जो है ये दोनों एसेसरी पार्ट है। फ्लावर का कैसा पार्ट है? एक्सेसरी पार्ट है। एसेसरी पार्ट कहने का मतलब ये दोनों रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। ये दोनों रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, रिप्रोडक्शन में हेल्प करते हैं। ठीक है, तो ये एसेसरी पार्ट है। ये फ्लावर का कैसा पार्ट है बाबू? एसेसरी पार्ट है। ठीक है, एंड्रोसियम और गाइनोसियम ये दोनों जो है ये है रिप्रोडक्टिव पार्ट। ये क्या है बाबू? फ्लावर का रिप्रोडक्टिव पार्ट। उसमें से भी एंड्रोसियम की अगर बात करते हैं, एंड्रोसियम की बात करते हैं तो ये है मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट और गाइनोसियम की जब बात करते हैं तो ये है फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। और ये चीजें हम पिछली क्लास में पढ़ के आए। ठीक है, एक एक करके सबके बारे में पढ़ना था तो एक एक करके सबके बारे में पढ़ चुके थे। अब मेजर तौर से हमको स्टेमेन और पिस्टिल के बारे में पढ़ना है, क्योंकि हमने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़े और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हम लोग को पढ़ना क्या होता है? गैमीट बनाना होता है, गैमीट का फर्टिलाइजेशन करवाना होता है, फिर उनके भी वो जो फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो फिर जो इम्ब्रायो बनता है उस इम्ब्रायो का डेवलपमेंट होता है। ठीक है, तो मेन रूप से हमको क्या करना है? मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के बारे में पढ़ना है और उसके अंदर गैमीट्स कैसे बनते हैं इसको समझना है। ठीक, तो एक एक करके चलते हैं। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। पहला हमारा टॉपिक क्या होगा बाबू? द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। ठीक, द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट किसको कहते हैं बाबू? स्टेमेन को। किसको कहेंगे? ये स्टेमेन को कहेंगे। मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट कौन है? स्टेमेन है। ठीक, और स्टेमेन के ग्रुप को कहते हैं एंड्रोसियम। और एंड्रोसियम जो है ना, ये वर्ड एंड्रोसियम वर्ड जो है ये रिप्रेजेंट करता है मेल गैमीट, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को। रिप्रेजेंट्स मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। क्योंकि एक फ्लावर में एक ही स्टामेन नहीं होता है, एक से अधिक स्टामेन होता है। मतलब स्टामेन जो होता है ना होल में होता है, गुच्छे में होता है, ग्रुप में होता है। ठीक है, तो इसीलिए एंड्रोसियम कहते हैं और एंड्रोसियम ही रिप्रेजेंट करता है मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को। ठीक, मतलब देखिए जैसे कि एक फ्लावर बना रहे हैं, ये जब एक फ्लावर बना रहे हैं तो इस फ्लावर में देखिएगा एक ही स्टामेन थोड़ी ना, एक से ज्यादा स्टामेन है। ठीक, तो इस स्टामेन के ग्रुप को सभी को मिलाकर क्या कहेंगे? एंड्रोसियम कहेंगे। ये जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, सारे मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट दिख रहे हैं, ये सभी मिला के क्या बोलेंगे? इनको एंड्रोसियम कहेंगे। अब एक एक को हम लोग क्या कहेंगे? एक एक को हम लोग कहेंगे स्टामेन। ये एक को स्टामेन कहेंगे। ठीक है, और इस पूरे गुच्छे को, इस पूरे ग्रुप को क्या बोलेंगे? एंड्रोसियम। इतना समझ में आया? ठीक, चलिए अब जब हम एंड्रोसियम के बारे में पढ़े थे तो एंड्रोसियम में 2 पार्ट हुआ करता है। एंड्रोसियम में बोलो कितना पार्ट हुआ करता है? 2 पार्ट हुआ करता है। एक इस तरह से लंबा सिलेंडर जैसा संरचना होता है, स्ट्रक्चर होता है, जिसको हम लोग फिलामेंट कह देते हैं। और ऊपर लगा हुआ जो एक ये संरचना है जिसको हम लोग कहते हैं एंथर। तो स्टामेन का कितना पार्ट हो गया बाबू? 2 पार्ट हो गया, फिलामेंट और एंथर। ठीक, ये फिलामेंट का काम क्या होता है ये शायद पिछले क्लास में पढ़े थे, अगर नहीं भी पढ़े तो यहां देख लेते हैं। फिलामेंट का जो मेजर काम होता है एंथर को होल्ड करना।
होल्ड एंथर अपराइट, ऊपर की तरफ एंथर को होल्ड करना, ठीक है। और फिलामेंट के लेंथ पे डिपेंड करेगा एंथर का पोजीशन। द पोजीशन ऑफ एंथर इज डिपेंड अपॉन द लेंथ ऑफ फिलामेंट। अगर फिलामेंट छोटा हुआ तो एंथर का पोजीशन नीचे हो जाएगा, अगर फिलामेंट लंबा हुआ तो एंथर का पोजीशन ऊपर हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो है लेंथ ऑफ फिलामेंट, या फिर ऐसे लिखेंगे पोजीशन ऑफ एंथर डिपेंड्स अपॉन लेंथ ऑफ फिलामेंट। और एक बात, ये फिलामेंट का जो लेंथ है वो डिफरेंट डिफरेंट फ्लावर में डिफरेंट डिफरेंट होता है। मतलब अलग अलग तरह के फूल में देखेंगे तो ये फिलामेंट का जो लंबाई है वो अलग अलग होता है, ठीक है। अलग अलग फ्लावर कहने का मतलब एक ही फूल, एक ही प्रजाति का अलग अलग फूल ले लें उसमें नहीं, डिफरेंट डिफरेंट जो प्रजाति का फूल होता है, जैसे कि कमल का फूल देख लें, जैसे कि गुलाब का फूल देख लें, जैसे कि हम अड़हुल का फूल देख लें, तो जो ये सब जब देखेंगे तो सभी में क्या होगा, फिलामेंट का जो स्टैमेन है उसके फिलामेंट का लंबाई अलग अलग होगा, ठीक। चलिए तो ये भी बात लिख देते हैं यहाँ पे, द लेंथ ऑफ filament are different in different types of flower, different types of flower। कोई दिक्कत? चलिए इतना समझ में आया। अब आते हैं एंथर पे। मेन जो चीज है वो एंथर ही है। मेन पार्ट क्या है स्टैमेन का, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट का मेन पार्ट कौन सा है, एंथर है, जहां पे मेल गैमीट बनेगा। मेल गैमीट बनने से पहले भी क्या बनता है, मेल गैमीटोफाइट बनता है, मतलब एक और स्ट्रक्चर बनता है जिसको हम लोग कहते हैं मेल गैमीटोफाइट, ठीक है। तो एंथर के बारे में जब पढ़ते हैं तो एंथर के बारे में सबसे पहले हमको ये जानना होता है कि जो जितने भी एंजियोस्पर्मिक या फिर फ्लावरिंग प्लांट है उनके जो एंथर बनते हैं वो एंथर कैसे होते हैं बाबू, जनरली सभी के सभी बाइलोब्ड होते हैं। कैसा होते हैं, बाइलोब्ड, मतलब दो लोब में बटा होता है, एक लोब दो लोब, दिख रहा है दो लोब, ठीक है। तो ये एंथर क्या होता है बाबू, बाइलोब्ड हो जाता है, ठीक। और हर लोब में, बाइलोब्ड कहने का मतलब क्या हो जाएगा, दो लोब, ठीक है। और हर लोब में दो थीका होता है, मतलब एंथर में दो लोब होता है और एंथर के हर लोब में दो थीका होता है। मतलब टोटल अगर एंथर देखा जाए तो कितना थीका हो जाएगा, चार थीका हो जाएगा। लेकिन हर लोब में कितना थीका है, दो ही थीका है। तो लोब को क्या बोलते हैं, डाइथीकस लोब बोलते हैं। दो के लिए डाई वर्ड यूज किए, डाइथीकस लोब, ठीक है। या इसको टेट्राथीकस एंथर भी कह सकते हैं, टेट्राथीकस एंथर। कोई दुख तकलीफ दर्द कष्ट पीड़ा नहीं, आगे चलते हैं। अब ये चीज समझ में आया, एंथर जो बाइलोब होता है हर लोब में दो थीका होता है और इसी वजह से लोब को क्या बोलते हैं, डाइथीकस बोलते हैं। और अगर हर लोब में दो थीका है तो पूरे एंथर में चार थीका हो जाएगा, तो एंथर को क्या बोल देंगे, टेट्राथीकस एंथर बोल देंगे। टेट्रा मतलब चार होता है, थीकस मतलब थीका, चार थीका वाला एंथर टेट्राथीकस एंथर कहला रहा है। दो लोब वाला, दो थीका वाला लोब डाइथीकस लोब कहला रहा है। डाई मतलब दो, थीकस मतलब थीका, दो थीका वाला लोब डाइथीकस लोब। और अगर एंथर की बात करते हैं तो एंथर में कितना लोब थीका हो जाता है, चार थीका हो जाता है। तो इसीलिए एंथर को टेट्राथीकस एंथर कहते हैं। इतनी चीज समझ में आई, ठीक। अब इसका हमको इंटरनल स्ट्रक्चर देखना है। एंथर का क्या देखना है बाबू, इंटरनल स्ट्रक्चर। जब एंथर का इंटरनल स्ट्रक्चर देखते हैं तो एंथर को काट के देखने पर एंथर को जब काट के देखते हैं ना, जैसे देखिए ये हमारा एंथर है, ये एंथर का दो लोब दिखाई दे रहा है, ठीक। इस एंथर को जब हम यहाँ से क्या करेंगे, कट करेंगे, यहाँ से कट करेंगे क्रॉस सेक्शन और ऊपर से दिखेंगे। मतलब मान लो कि ये एंथर है, ठीक है, ये मान लो एंथर है, एंथर को बीच से काटेंगे और इसको कहाँ से, ऊपर से देखेंगे तो कैसा दिखाई देगा, ये समझते हैं। इसको काटेंगे और ऊपर से देखेंगे तो ये कुछ इस तरह से दिखाई देगा, टेट्रागोनल दिखाई देगा, चार कोने वाला।
इस तरह से 4 कोने वाला टेट्रागोनल स्ट्रक्चर दिखाई देगा। ठीक है, अब इसमें ये जो टेट्रागोनल स्ट्रक्चर है ना, इसमें बोले हैं कि 2 लोब होता है, तो ये इधर का एक इधर का लोब बांट देते हैं। ठीक, और इसको 3D अपीयरेंस दिखाने के लिए थोड़ा सा इसमें ये फिलामेंट भी जोड़ देते हैं ताकि 3D के तरह दिखाई दे, कुछ इस तरह से। ठीक है, इसको और छोटा कर लेते हैं। तो ये नीचे वाला ये फिलामेंट है। ठीक है ना। कुछ इस तरह से एंथर दिखाई देता है काट के देखने पर ऊपर से। ठीक, इसमें टेट्रागोनल दिखाई दे रहा है, 4 कोने वाला दिखाई दे रहा है टेट्रागोनल। ठीक है, टेट्रागोनल अपीयरेंस है। अब इसमें ये देखो कि ये लोब है, ये इसको लोब 1 कह देते हैं और इसको लोब 2 कह देते हैं। कितना लोब है इसमें? 2 लोब है। ठीक है, हर लोब में 2 थीका है, तो ये एक थीका है, ये एक थीका है, ये एक थीका है और ये एक थीका है। मतलब हर कोने को क्या कह दे रहे हैं? थीका कह दे रहे हैं। ठीक है, और इस थीका के अंदर कुछ सिमिलर टाइप के बहुत सारे सेल्स पाए जाते हैं, मतलब होमोजीनस सेल्स पाए जाते हैं, बहुत सारे एक ही तरह के बहुत सारे क्या पाए जाते हैं इसके अंदर? एक ही तरह के होमोजीनस कहने का मतलब एक ही तरह के बहुत सारे सेल्स पाए जाते हैं इस तरह से हर थीका में। ये हर थीका में पाया जाएगा, एक ही तरह के ढेर सारे सेल्स। ठीक है, तो इन सेल्स को क्या बोलते हैं बाबू? स्पोरोजीनस टिश्यू कहते हैं। टिश्यू यह है क्या? ग्रुप ऑफ होमोजीनस सेल्स है। ठीक, अब जैसे जैसे ये एंथर मैच्योर, अभी तो इतना समझ में आया ना कि इसमें 2 लोब है और हर लोब में 2 थीका है, तो इसको थीका 1 नाम दे देते हैं, सबके थीका बाई थीका नाम दे देते हैं। ये थीका 1 है, ये थीका 2 है, ये थीका 3 है और ये थीका 4 है, 4 गो थीका। ठीक है, अब जैसे जैसे ये एंथर मैच्योर होगा, जैसे जैसे एंथर मैच्योर होगा, ये थीका जो है ना, थीका के अंदर का जो स्पोरोजीनस टिश्यू है ये किसमें बदलने लगेगा, किसमें डेवलप करने लगेगा? स्पोरोजीनस टिश्यू का हर एक सेल जो है पोटेंशियल माइक्रो मदर सेल होता है, माइक्रो स्पोर मदर सेल होता है। ठीक है, मतलब अब ये स्पोरोजीनस टिश्यू के हर एक सेल माइक्रोस्पोर मदर सेल बनाएंगे। और ये जब थीका जो है, अब थीका में बहुत सारे लेयर्स आना शुरू हो जाएगा। ठीक है, थीका बहुत सारे लेयर से कवर्ड होना शुरू हो जाएगा। ठीक, इसको कॉपी करते हैं और अगले पेज पे समझाते हैं। देखो कॉपी हो गया, इसको मिटा के थोड़ा सा ये सब चीज को, चलो जैसे जैसे डेवलप होगा, डेवलप होते होते इसके अंदर बहुत सारे लेयर्स बनना शुरू हो जाएंगे, इस थीका में बहुत सारे लेयर्स बनना शुरू हो जाएंगे। ये एक लेयर बन गया, और भी लेयर्स बनेंगे, जैसे ये एक लेयर और बन गया, और भी लेयर बनेगा, और ये सारे लेयर सेल्स के बने होते हैं। ठीक है, एक लेयर और बन गया ये, और इनके अंदर जो स्पोरोजीनस टिश्यू था ना, इनके अंदर ये जो स्पोरोजीनस टिश्यू था, इनके सारे सेल्स, अब ये स्पोरोजीनस टिश्यू के सारे सेल्स जो हैं वो सेल्स किस में कन्वर्ट हो गए? माइक्रोस्पोर मदर सेल में कन्वर्ट हो गए। मतलब जैसे जैसे एंथर मैच्योर होते जाएगा वैसे वैसे इस थीका में बहुत सारे लेयर्स आना शुरू हो जाएंगे, और इसके अंदर के जो सेल्स हैं, स्पोरोजीनस टिश्यू के जो सेल्स हैं, वो सारे सेल्स माइक्रोस्पोर मदर सेल में कन्वर्ट हो जाएंगे। इस माइक्रोस्पोर मदर सेल को ही एक और नाम से जानते हैं, इसी को कहते हैं बाबू पॉलिन मदर सेल। शॉर्ट फॉर्म में इसी को पीएमसी कह देंगे। इतने में कोई दिक्कत?
होना तो नहीं चाहिए। ठीक है। अब जब इसके अंदर स्पोरोजिनस टिश्यू से, देखो पहले स्पोरोजिनस टिश्यू हुआ करता था, अब ये स्पोरोजिनस टिश्यू क्या हो गया, सारे के सारे स्पोरोजिनस टिश्यू के सेल्स किसमें बदल गए, माइक्रोस्पोर मदर सेल में बदल गए। ठीक है। अब ये माइक्रोस्पोर मदर सेल जब बन गए हैं थीका के अंदर, तब अब उसको थीका ना करके, उसको थीका ना करके क्या बोल देंगे, अब इसको थीका ना करके माइक्रोस्पोरेंजिया कह देंगे। क्या बोल देंगे बाबू, माइक्रोस्पोरेंजिया। इधर जो ये जो संरचना बनाई है ये चारों तरफ होगा, चारों कोना में, हर कोना में होगा। ठीक है। तो अब इसको थीका ना करके क्या बोल देंगे बाबू लोग, माइक्रोस्पोरेंजिया बोल देंगे। अब इसको क्या बोल देंगे, माइक्रोस्पोरेंजिया। और ये अब जो माइक्रोस्पोरेंजिया बना है, इस माइक्रोस्पोरेंजिया में 4 लेयर्स हैं। ये जो माइक्रोस्पोरेंजिया बन जाता है तो इसको कवर करने के लिए चारों तरफ से 4 लेयर होते हैं, मतलब 4 वॉल लेयर से कवर्ड होता है, ढका हुआ होता है। कौन कौन सा 4 वॉल लेयर है, तो एक सबसे बाहर का दिख रहा है, ये एक सबसे बाहर का जो दिख रहा है ये व्हाइट कलर का, ठीक है, जिसको बोलते हैं बाबू, क्या बोलते हैं इसको, सबसे बाहर वाले को, इस सबसे बाहर वाले लेयर को बोलते हैं ईपीडर्मिस। ठीक। उसके बाद सेकेंड नंबर पे जो है इसको बोलते हैं इंडोथेशियम। थर्ड वाले को बोलते हैं, थर्ड नंबर पे जो लेयर है इसको बोलते हैं मिडल लेयर। सो क्या बोल देंगे बाबू, मिडल लेयर। और जो फोर्थ नंबर पर है सबसे अंदर, सबसे अंदर वाले को कहते हैं टेपेटम। तो ये 4 वॉल लेयर से घिरा हुआ है माइक्रोस्पोरेंजियम। ये माइक्रोस्पोरेंजियम जो है स्ट्रक्चर जो है उसमें कितने वॉल लेयर्स हैं, 4 वॉल लेयर्स हैं। ठीक है। सबसे बाहर वाले वॉल लेयर को एपिडर्मिस कहते हैं, उसके अंदर इंडोथीशियम है, थर्ड वाला मिडल लेयर है और सबसे लास्ट वाला टेपेटम है। ठीक। और इस टेपेटम के अंदर होता है बहुत सारे सेल्स, बहुत सारे सेल्स, जिन सेल्स को क्या कहते हैं, माइक्रोस्पोर मदर सेल कहते हैं। ठीक। या उसी को पॉलिन मदर सेल कहते हैं। इसी स्ट्रक्चर को थोड़ा सा और बड़ा करके बनाते हैं अगले स्लाइड पर। जब उसी स्ट्रक्चर को थोड़ा सा और बड़ा करके बनाएंगे तो सबसे बाहर का ये एक स्ट्रक्चर बनाते हैं व्हाइट कलर से था, ये सेल्स के बने हुए सारे लेयर्स होते हैं, जितने भी वॉल लेयर्स बताए हैं वो सभी के सभी किसके बने होते हैं, सेल्स के बने होते हैं। ठीक है। ये सबसे बाहर का लेयर बन गया। सेकंड नंबर वाला कैसा था, ऐसा था। ये सेकंड लेयर है, सेकंड वॉल लेयर है। ठीक है। थर्ड वॉल लेयर कैसा था भाई, येलो कलर का था। और थर्ड वॉल लेयर जो है एक से ज्यादा सेल्स के लेयर के बने होते हैं, मतलब एक से ज्यादा लेयर ऑफ सेल्स के बने होते हैं। एक ही लेयर नहीं होता है, एक से ज्यादा लेयर होता है इसमें। थर्ड लेयर जो है जिसको मिडिल लेयर कहते हैं। ठीक। ये हो गया मिडल लेयर। सबसे अंदर कौन था बाबू, सबसे अंदर था हमारा टेपेटम। टेपेटम जो है बड़ा सेल्स का बना होता है। टेपेटम के सेल्स हल्के बड़े बड़े होते हैं और इनके अंदर न्यूक्लियस की संख्या भी एक से ज्यादा होती है। ये टेपेटम है। ठीक है। सबसे बाहर वाला लेयर कौन सा हो गया, व्हाइट कलर से जो बनाए, सबके अंदर न्यूक्लियस तो होगा ही, सबके अंदर एक एक न्यूक्लियस ही होता है, सब में एक एक न्यूक्लियस होगा, सब में एक एक न्यूक्लियस होगा। ठीक है। तो ये सबसे बाहर वाला लेयर है ईपीडर्मिस। कौन सा लेयर है बाबू, ईपीडर्मिस। सेकेंड जो लेयर दिखाई दे रहा, बोलिए, नाम बोलिए आप लोग, कमेंट कीजिए, इंडोथेशियम। थर्ड वाला जो लेयर दिख रहा है ये मल्टी लेयर्ड है, मल्टी लेयर्ड है, मतलब बहुत सारे लेयर के सेल से बना हुआ है, ये मल्टी लेयर्ड है ये। ठीक। तो थर्ड वाला लेयर ये मिडल लेयर कहलाता है, मिडल लेयर। ठीक है। मल्टी लेयर्ड कह सकते हैं। और सबसे अंदर वाला
इसको ध्यान से देखिएगा, सबसे अंदर वाला जो है जिसको टेपेटम कहते हैं, टेपेटम मल्टी न्यूक्लिएटेड होता है। मल्टी न्यूक्लिएटेड कहने का मतलब इस टेपेटल सेल के अंदर एक से ज़्यादा न्यूक्लियस पाए जाते हैं। टेपेटल सेल के अंदर एक से ज़्यादा न्यूक्लियस पाए जाते हैं। तो ये सबसे लास्ट वाला है टेपेटम, और ये इसके सेल्स कैसे होते हैं, मल्टी न्यूक्लिएटेड होते हैं। ठीक, तो बाहर का जो 3 लेयर है इसको थोड़ा इधर करते हैं और इसी में चीजें ऐड करते जाते हैं। ओ जे का हो गया हो, कहाँ गया भाई? बैक स्टेज, इसमें तो दिख भी नहीं रहा। ओह, कट गया। कट गया था, सब खत्म। बचा 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 बचा। चलिए, ये मल्टी न्यूक्लिएटेड सेल होता है टेपेटम। जी क्या हो रहा है? कुछ भी? ना रहने देते हैं भाई, फालतू नहीं करते काम। ये वाला काम कर देते हैं। चलिए, अब समझते हैं कि बाहर का जो 3 लेयर है, ये बाहर का 3 लेयर, ये तीनों लेयर का काम होता है प्रोटेक्शन। ये तीनों लेयर का काम क्या होता है? प्रोटेक्शन देना। अंदर जितनी भी मटेरियल्स है उन सबको प्रोटेक्शन देने का काम करता है। ठीक, प्रोटेक्शन के साथ साथ और क्या काम होता है? हेल्प करता है डेहिसेंस में। मतलब एंथर जब मैच्योर हो जाएगा, उसके अंदर जब पॉलिन ग्रेन बन जाएगा, तब एंथर फटेगा। फटेगा तभी तो पॉलिन ग्रेन बाहर निकलेगा। ठीक है, तो एंथर के फटने में ये हेल्प करता है। हेल्प्स इन डेहिसेंस ऑफ एंथर। एंथर के फटने को कहते हैं डेहिसेंस ऑफ एंथर। ठीक है, तो एंथर के फटने में हेल्प करता है ये तीनों लेयर, एपिडर्मिस, एंडोथीसियम और मिडल लेयर। ठीक है, बात रहा टेपिटम का, तो टेपिटम का क्या काम होता है बाबू? टेपिटम का काम होता है ये नरिशमेंट प्रोवाइड करता है। प्रोवाइड नरिशमेंट टू द डेवलपिंग माइक्रोस्पोर और पोलन ग्रेन। पोलन ग्रेन माइक्रोस्पोर लिखते हैं। जो माइक्रोस्पोर इसके अंदर डेवलप करेगा ना, ध्यान दीजिएगा, जो माइक्रोस्पोर मदर सेल था जिसको पॉलिन मदर सेल कह रहे हैं, उस माइक्रोस्पोर मदर सेल से पॉलिन ग्रेन डेवलप होगा, उससे पहले माइक्रोस्पोर डेवलप होगा। ठीक है, तो जो माइक्रोस्पोर बनेगा, उस माइक्रोस्पोर के बनने के लिए जो न्यूट्रिशन है, जो नरिशमेंट है, जो पोषण है, वो कौन देगा? वो देगा टेपेटम। ठीक है, टेपेटम ही न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है, नरिशमेंट प्रोवाइड करता है किसको? डेवलपिंग माइक्रोस्पोर को। समझ में आया इतना? आगे चलते हैं। ये हो गया स्ट्रक्चर। अच्छा, इसके अंदर ही ये माइक्रोस्पोर मदर सेल, इसके अंदर ये सारे सेल्स जो हैं ये माइक्रोस्पोर मदर सेल्स। अब एक चीज ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे जितने भी सेल्स हैं वो सभी सेल्स कैसे होंगे बाबू? डिप्लॉयड होंगे। वो सभी सेल्स कैसे होंगे? डिप्लॉयड होंगे, मतलब 2n होंगे।
इनके अंदर क्रोमोसोम जो होगा वो पेयर्ड होगा, ठीक है, डिप्लॉयड होंगे ये सारे सेल्स। इन सेल्स को क्या कहेंगे, माइक्रोस्पोर मदर सेल। या इसी को क्या कहेंगे बाबू, पॉलिन मदर सेल। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास एंथर का स्ट्रक्चर। एंथर के स्ट्रक्चर के बारे में हमने पढ़ लिया। अब इसके बाद क्या पढ़ना है बाबू कि माइक्रोस्पोर मदर सेल से क्या बनेगा, माइक्रोस्पोर बनेगा। ठीक है, और माइक्रोस्पोर बनने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस कहलाती है। तो अभी हमको क्या पढ़ना है, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस पढ़ना है। अभी इसके बाद हमको हेडिंग क्या रहेगा हमारा, बैकग्राउंड चेंज हो गया, हमारा हेडिंग रहेगा बाबू माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। देखिएगा, इस वर्ड में ही इसका मतलब मीनिंग छुपा हुआ है। इस वर्ड में दो वर्ड छुपा हुआ है, माइक्रोस्पोरो और एक वर्ड है जेनेसिस। माइक्रोस्पोरो का मतलब हो जाएगा माइक्रोस्पोर, और जेनेसिस का मतलब हो जाएगा फॉर्मेशन या जनरेशन। माइक्रोस्पोर के फॉर्मेशन को, प्रोसेस को क्या बोलते हैं, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस कहते हैं। द फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर फ्रॉम द माइक्रोस्पोर मदर सेल इज नोन एज माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। इसका पूरा डेफिनेशन कैसे लिखाएगा बाबू, तो इसका पूरा डेफिनेशन यहाँ नीचे लिखते हैं। द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ हैप्लॉइड microspore from diploid microspore mother cell और pollen mother cell is known as microsporogenesis। ये बातें समझ में आई। माइक्रोस्पोर मदर सेल है, वो कैसा होता है, डिप्लॉयड होता है। डिप्लॉयड कहने का अर्थ ये कि उसमें जो क्रोमोसोम होगा वो पेयर में होगा, क्रोमोसोम का 2 सेट होगा, मतलब पेयर में होगा। ठीक है, और हम बात करते हैं किसका, माइक्रोस्पोर का। तो माइक्रोस्पोर जब बनता है, माइक्रोस्पोर मदर सेल से जब माइक्रोस्पोर बनता है तो माइक्रोस्पोर कैसा होता है, हैप्लॉयड होता है, मतलब इसमें क्रोमोसोम का एक ही सेट होगा, मतलब ये पेयर में नहीं होगा, सिंगल होगा, एक ही सेट होगा। ठीक है, तो जब माइक्रोस्पोर मदर सेल डिप्लॉयड था, उससे बना माइक्रोस्पोर ये हैप्लॉयड है, तो इन दोनों के इसके बनने में जो सेल डिवीजन हुआ होगा वो कौन सा डिवीजन हुआ होगा, मियोसिस हुआ होगा। कौन सा डिवीजन हुआ होगा बाबू, मियोसिस। क्योंकि हमको पता है कि जब मियोसिस होता है तो उसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम आधे होते हैं। ठीक है, उसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम आधे आधे बढ़ते हैं, कब, जब मियोसिस होता है तब। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा प्रोसेस हुआ होगा, कौन सा सेल डिवीजन हुआ होगा, मियोसिस हुआ होगा, ये पक्का है। तो इस प्रोसेस को आगे वाले पेज पर समझते हैं कि हमारे पास सबसे पहले क्या था बाबू, डिप्लॉयड माइक्रोस्पोर मदर सेल था। या इसी को क्या बोले, डिप्लॉयड पॉलिन मदर सेल था हमारे पास। ठीक है, अच्छा, इससे पहले भी हमारे पास कुछ और था। क्या था, एक बार बताइएगा। इससे पहले भी हमारे पास कुछ और था। इससे पहले था हमारे पास स्पोरोजेनस टिश्यू। स्पोरोजेनस टिश्यू था। टिश्यू क्या होता है, ग्रुप ऑफ सेल्स। ठीक है, उसमें बहुत सारे एक ही तरह के सेल्स, बहुत सारे सेल्स थे। उन सेल्स ऑफ ग्रुप को क्या, ग्रुप ऑफ सेल्स को क्या कह रहे हैं, उनको कह रहे हैं हम लोग स्पोरोजेनस टिश्यू कह रहे हैं। स्पोरोजेनस टिश्यू का ईच सेल जो है ना, ईच सेल ऑफ स्पोरोजेनस टिश्यू is a potential microspore mother cell।
और पॉलिन मदर सेल। मतलब इसमें स्पोरोजिनस टिश्यू के जितने भी सेल्स होंगे उसमें वो पोटेंशियल, वो एबिलिटी है, कौन सा एबिलिटी है, माइक्रोस्पोर मदर सेल बनने का। मतलब हर एक सेल स्पोरोजिनस टिश्यू का क्या बनेगा, माइक्रोस्पोर मदर सेल बनेगा, पॉलिन मदर सेल बनेगा। ठीक है, अब हमारे पास क्या बन गया भाई, माइक्रोस्पोर मदर सेल बन गया, पॉलिन मदर सेल बन गया, जो कैसा होगा, डिप्लॉयड होगा। स्पोरोजिनस टिश्यू के सेल्स भी कैसे होंगे, इनके सेल्स भी कैसे होंगे, डिप्लॉयड ही होंगे। ठीक है, अब ये डिप्लॉयड सेल्स थे हमारे पास, माइक्रोस्पोर मदर सेल। इन डिप्लॉयड सेल्स में क्या होगा बाबू, मियोसिस होगा। इन डिप्लॉयड सेल्स में क्या होगा, मियोसिस होगा। और हमको पता है कि जब मियोसिस होता है तो मियोसिस से क्या बनता है, 1 से 4 सेल्स बनते हैं। 1 से कितने सेल्स बनेंगे बाबू, 4 सेल्स बनेंगे। जब मियोसिस होता है तो 1 से कितना सेल बनता है, 4 सेल बनता है। और मियोसिस में हमको पता है कि नंबर ऑफ क्रोमोसोम क्या हो जाते हैं, आधा हो जाते हैं। मतलब पहले अब 2n था तो अब हर सेल में कितना हो जाएगा, n हो जाएगा। मतलब पहले इस सेल में क्रोमोसोम जोड़े में पाया जा रहा था, तो अब जो 4 सेल बनेगा हर एक सेल में क्रोमोसोम सिंगल सिंगल होगा, मतलब एक ही सेट होगा, जोड़े में नहीं होगा। ठीक, अब ये 4 यहाँ पे क्या बना, माइक्रोस्पोर बना। और चारों माइक्रोस्पोर आपस में क्या है, अभी अटैच्ड हैं, चारों डिसोसिएट नहीं हुए, अलग नहीं हुए, चारों का सिर्फ न्यूक्लियस डिवाइड होकर ये चारों के बीच चारों का सिर्फ न्यूक्लियस डिवाइड हुआ, 4 सेल बन चुका है, लेकिन चारों सेल अभी अलग अलग नहीं हुआ। न्यूक्लियस डिवाइड हो गया, साइटोकाइनेसिस हो गया, बट अभी इनके जो सेल वॉल्स हैं वो अलग अलग डिसोसिएट नहीं हुए। ठीक है, तो इन चारों सेल्स को मिलाकर हम लोग कहते हैं माइक्रोस्पोर टेट्राड। इन चारों सेल्स को मिलाकर क्या कहते हैं बाबू, माइक्रोस्पोर टेट्राड कहते हैं। टेट्राड बोले तो 4 स्ट्रक्चर जिसमें 4 चीजें उसको टेट्राड कहते हैं। और 4 क्या है इसमें, माइक्रोस्पोर है, इसीलिए इसका नाम क्या पड़ गया बाबू, माइक्रोस्पोर टेट्राड पड़ गया। जैसे जैसे ये मैच्योर होते जाएगा, ये डिसोसिएट हो जाएगा, मैच्योर होगा और क्या हो जाएगा, डिसोसिएट हो जाएगा। मैच्योर एंड डिसोसिएट्स फ्रॉम ईच अदर, फ्रॉम ईच अदर, एक दूसरे से अलग हो जाएंगे। ठीक है, जब एक दूसरे से अलग हो जाएंगे तो ये क्या बन जाएगा, हमारे पास 4 हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर बन जाएगा। हमारे पास क्या बन गया, 4 हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर बन गया। ऐसा समझ में इतना। तो हमने क्या बना लिया है, डिप्लॉयड माइक्रोस्पोर मदर सेल से हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर बना लिया। यही प्रक्रिया क्या कहलाएगा, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस कहलाएगा। अब बोलोगे सर पॉलन ग्रेन नहीं बना हमारा, पॉलन ग्रेन मेन तो पॉलन ग्रेन है ना, वो नहीं बना। तो पॉलन ग्रेन अब बनता है, ये जो 4 हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर बना ना, हर एक माइक्रोस्पोर जो है वो किस में डेवलप हो जाएगा, पॉलन ग्रेन में डेवलप होगा। ठीक है, हर एक माइक्रोस्पोर किस में डेवलप होगा, पॉलन ग्रेन में। पॉलन ग्रेन कैसे डेवलप होता है, पॉलन ग्रेन में कौन कौन सी संरचना होती है वो अगले वाले पेज पर दिखते हैं। तो ये मान लेते हैं कि ये हमारे पास क्या है बाबू, माइक्रोस्पोर है। और इस माइक्रोस्पोर के अंदर क्या है हमारे पास, ये न्यूक्लियस है। और कैसा न्यूक्लियस है, हैप्लॉइड न्यूक्लियस है, मतलब उसमें क्रोमोसोम का एक सेट है। ठीक, तो ये हमारे पास माइक्रोस्पोर है। अब इस माइक्रोस्पोर के ऊपर बहुत सारे लेयर्स आ जाते हैं, बहुत सारे नहीं, 2 लेयर्स आ जाते हैं, 2 कवरिंग। ठीक है, एक इसके जस्ट ऊपर का कवरिंग जो है, जो कि रेगुलर होता है, ज्यादा मोटा नहीं होता है, पतला नहीं होता है, रेगुलर कवरिंग होता है। दिख रहा है, ओह नहीं दिख रहा। रेगुलर कवरिंग है, ज्यादा मोटा नहीं होता, पतला होता है। ठीक, इसके ऊपर एक और लेयर आ जाता है जो कि थोड़ा थिक होता है और इरेगुलर होता है, थोड़ा थिक होता है और इरेगुलर होता है। इरेगुलर कहने का मतलब कहीं कहीं पे ये एब्सेंट भी होता है। कुछ इस तरह से थोड़ा मोटा होता है और इरेगुलर होता है। ठीक है, और इसके ऊपर में बहुत सारा ये बना होता है, आर्किटेक्ट भी बना होता है बहुत सारे इसके ऊपर, ऐसे इस तरह से। इस तरह से। तो ये सबसे बाहर का लेयर है, इसको बोलते हैं बाबू एक्साइन। ठीक है,
और ये एग्जाइन जो है ना एक बहुत ही टफ मटेरियल से बना होता है जिसको कहते हैं स्पोरोपोलिनिन। कौन से मटेरियल से बना है ये? स्पोरोपोलिनिन से बना है। और ये स्पोरोपोलिनिन एक ऐसा मटेरियल है जो कि हाई टेम्परेचर, हाई एसिडिक मीडियम, हाईली बेसिक मीडियम पर भी सर्वाइव कर सकता है। ठीक है, इसको डिग्रेड करने वाला आजकल बायोलॉजिकली कोई भी एंजाइम नहीं डिस्कवर हुआ है। मतलब बायोलॉजिकली मतलब कि लिविंग सिस्टम में ऐसा कोई भी एंजाइम नहीं है जो इसको डिग्रेड कर सके। ठीक है, स्पोरोपोलिनिन को। तो ये बहुत ही टफ मटेरियल होता है। ठीक, जहां जहां पे एग्जाइन एब्सेंट है उस वाले एरिया को कहते हैं, उस वाले पोजीशन को, उस वाले एरिया को कहते हैं क्या? जर्मोपोर। जहां जहां पे एग्जाइन एब्सेंट है उस वाले एरिया को क्या कहते हैं बाबू? जर्मोपोर कहते हैं। और जस्ट एग्जाइन के अंदर जो ये वाला लेयर दिख रहा है, पतला सा एक थिन लेयर होता है, इसको कहते हैं बाबू इंटाइन। ठीक है, इंटाइन कहते हैं इसको। और इसके अंदर ये जो सेल है ना, इसके अंदर ये जो सेल है, अब इस सेल में बहुत सारा काम होता है। क्या क्या होता है बाबू? ध्यान से देखिएगा। ये जो सेल है, सबसे पहले ये सेल के अंदर एक क्या बनता है? वैक्यूल बनता है। दो बड़े बड़े वैक्यूल बनते हैं, इस तरह से वैक्यूल बनते हैं, दो वैक्यूल बनते हैं। वैक्यूल बनने के बाद जो वैक्यूल होता है इसके अंदर साइटोप्लाज्म भी होगा। अब ये इसका न्यूक्लियस जो है ना, इसका न्यूक्लियस अनइक्वली डिवाइड कर जाता है। इसका न्यूक्लियस जो है वो अनइक्वली डिवाइड कर जाता है। ठीक है, मतलब इसमें इसके अंदर डिवीजन होता है। इसको कॉपी कर लेते हैं थोड़ा सा, इस वाले फिगर को। इसके न्यूक्लियस के अंदर जब क्रोमोसोम का डिवीजन होता है, इसके न्यूक्लियस के क्रोमोसोम का जब डिवीजन होता है, तो वो क्रोमोसोम के ऊपर जो स्पिंडल फाइबर लगते हैं ना, वो एसिमेट्रिक लगते हैं। एसिमेट्रिक स्पिंडल फाइबर लगते हैं। मतलब ये अगर हम क्रोमोसोम दिखा रहे हैं इसमें, तो इस क्रोमोसोम के ऊपर जो स्पिंडल फाइबर लगेंगे, ऊपर की तरफ ये बड़ा सा स्पिंडल फाइबर लगता है और नीचे छोटा सा स्पिंडल फाइबर लगता है। मतलब एसिमेट्रिकली ये डिवाइड होते हैं। ठीक है, ये एक क्रोमोसोम है, ये दूसरा क्रोमोसोम इसी में बना लेते हैं। तो यहाँ पे जो स्पिंडल फाइबर लगा वो कैसा स्पिंडल फाइबर लगा? एसिमेट्रिक स्पिंडल फाइबर है। मतलब एसिमेट्रिकली डिवाइड करते हैं, बराबर बराबर हिस्से में नहीं डिवाइड होते हैं। ठीक, अब ये डिवाइड कर जाएगा इसका न्यूक्लियस। मतलब न्यूक्लियस डिवाइड करना मतलब उसको क्रोमोसोम को डिवाइड करना। ठीक है, उसके अंदर का मटेरियल को डिवाइड करना। तो अब ये डिवाइड जब करते हैं तो डिवाइड करने पर क्या होता है? ध्यान से देखिए, डिवाइड करने पर दो सेल बन जाता है। एक ये बड़ा सा सेल तो है, वो एज इट इज रह जाएगा बड़ा सा सेल, और इसी बड़े से सेल के अंदर एक छोटा सा सेल बन जाता है। और ये वैक्यूल वगैरह थोड़ा सा नहीं दिखाते हैं यहाँ पे। तो जो बड़ा सा सेल है ना, उसी बड़े से सेल के अंदर एक छोटा सा सेल तैरता हुआ दिखाई देता है। इसी बड़े से सेल के अंदर एक छोटा सा सेल तैरता हुआ दिखाई देता है, इस तरह से। ये बड़ा सा सेल है, उसका तो न्यूक्लियस बड़ा भी होता है थोड़ा, इसका न्यूक्लियस जो है वो बड़ा भी होता है। और ये सभी कैसे होंगे? सभी स्ट्रक्चर जो है ये हैप्लॉइड होंगे। इसके अंदर भी ये न्यूक्लियस है और कैसा? हैप्लॉइड होगा। ठीक है, तो अब क्या क्या स्ट्रक्चर बना इसमें? तो ये जो बड़ा सा सेल एक बन गया, अंदर वाला ये बड़ा सेल है, ये बड़े से सेल को कहते हैं वेजिटेटिव सेल। और इस बड़े से सेल के अंदर ये जो छोटा सेल है, इस छोटे से सेल को कहते हैं जेनरेटिव सेल। ठीक, और एक चीज ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे ये चीज छुटाइए कि जो इंटाइन है ना, ये इंटाइन बना होता है सेल्यूलोज और पेक्टिन का। ये किसका बना होता है बाबू? मेड अप ऑफ सेल्यूलोज एंड पेक्टिन। ठीक, चलिए यहां पर वो सारी चीजें लिख लेते हैं। ये इंटाइन है, ये एग्जाइन है और ये जर्मोपोर है।
और ये पूरा स्ट्रक्चर क्या कहला रहा है? अब पूरा स्ट्रक्चर कहला रहा है पॉलन ग्रेन। मतलब अब क्या बन गया है? माइक्रोस्पोर से हमारा पॉलन ग्रेन बन गया है। अब इसमें जो वेजिटेटिव सेल है, वेजिटेटिव सेल का काम क्या है बाबू? ये वेजिटेटिव सेल जनरेटिव सेल को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगा। जनरेटिव सेल को क्या प्रोवाइड करेगा? न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगा। कौन? वेजिटेटिव सेल। ठीक। और ये जो जनरेटिव सेल है, ये जनरेटिव सेल क्या करेगा? 2 मेल गैमीट बनाएगा, डिवाइड माइटोटिकली, ये मतलब इसमें माइटोसिस हो जाता है, एंड प्रोड्यूस 2 मेल गैमीट। ध्यान दीजिए, यहाँ पे जो डिवीजन हुआ था इस वाले बड़े से सेल का, जो डिवीजन हुआ था जिसमें एक बड़ा सेल एक छोटा सेल बना, यहाँ पर भी माइटोसिस ही हुआ था। यहाँ पर क्या हुआ था आपको? माइटोसिस ही हुआ था। तो अब हमारा ये हो गया पॉलन ग्रेन का स्ट्रक्चर। हमने पॉलन ग्रेन के बारे में पढ़ लिया। और इसी पॉलन ग्रेन के अंदर ये जो जनरेटिव सेल है ये बनाता है 2 मेल गैमीट। ठीक है, ये 2 मेल गैमीट बनाने का इसका जो टाइमिंग होता है वो अलग अलग होता है। किसी किसी पौधे मतलब लगभग जो 60% जो फ्लावरिंग प्लांट है वो इसी 2 सेल स्ट्रक्चर पर ही, मतलब 2 सेल के स्टेज पर ही क्या करता है? पॉलन ग्रेन को लिबरेट कर देता है, मतलब पॉलन ग्रेन को एंथर से रिलीज कर देता है 60% एंजियोस्पर्म में। बाकी कुछ ऐसे बचे हुए जो एंजियोस्पर्म्स हैं उसमें मतलब कि एंथर से पॉलन ग्रेन निकलने से पहले ही, मतलब कि एंथर में से जब पॉलन ग्रेन निकलेगा उससे पहले ही ये जनरेटिव सेल क्या हो जाता है? डिवाइड होकर 3 सेल स्टेज में निकलता है। ठीक है, 3 सेल स्टेज में आ जाता है। समझ में आया इतना? ठीक है, तो हमने पॉलन ग्रेन के बारे में पढ़ लिया। कल हम लोग पढ़ेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के बारे में। ठीक है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए जाते जाते कुछ लाइन सुन के जाते हैं, मोटिवेटेड होके जाते हैं। क्या लाइन कि टूटे हुए सपने को सजाना आता है, टूटे हुए सपने को सजाना आता है, रूठे हुए दिल को मनाना आता है। उससे कह दो हमारे जख्म की फिक्र ना करे, उससे कह दो हमारे जख्म की फिक्र ना करे, हमें दर्द में भी मुस्कुराना आता है। तो चलिए ऐसे ही मुस्कुराते रहिए और बने रहिए हमारे साथ। जय हिंद।